पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं मायोबैक्टीरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। और इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, पेपर में सिनेरियो बनते हैं, ये छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसकी 3 क्लासिफिकेशन है और 3 क्लासिफिकेशन में एक आती है एमटीबी, मतलब मायोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ये इसकी एमटीबी हम लिख सकते हैं इसे, मतलब स्टैंड फॉर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा इसके एटिपिकल साइट आती है मायोबैक्टीरियम में। एटिपिकल में ना हम रेन्योन्स क्लासिफिकेशन मतलब पढ़ेंगे सारी की सारी। आज का जो हमारा टॉपिक यूजुअली होगा वैसे टीबी पर ही, लेकिन इन पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन आपको फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। रेन्योन्स क्लासिफिकेशन। और जो थर्ड होगा ना वो लेप्रोसी है, जिसे हम कहते हैं कोड, जिस पर डॉक्टर रुथफॉर्ड ने बड़ा काम किया। अच्छा खैर, ये एमटीबी टीबी का हर पेशेंट, हर डॉक्टर को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमनली इंडिया पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कॉमन है, ठीक है। अब हम इसको यूक्यू के हवाले से करते हैं, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा सिनेरियो आता है। अलग से एससीक्यू रखा हुआ है, कोई तो इंपॉर्टेंस है ना कि अलग से एससीक्यू है, ये छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है और ये छोड़ना भी नहीं है। एमसीक्यूज वगैरह काफ़ी आते हैं, तो हम यूक्यू के हवाले से देखते हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सेल वॉल कंपोनेंट पता होने चाहिए, सेल वॉल कंपोनेंट। सेकेंडली हमें इसकी पैथोजेनेसिस पता होनी चाहिए, क्योंकि किस तरह आता है, किस ईजी सी है यार, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। चाहिए क्लिनिकल फाइंडिंग यूजुअली ना हमें सिनेरियो में आ जाती हैं, मतलब वेट लॉस है, स्वेटिंग है पेशेंट में, मतलब वेट लॉस है, चिल है, फीवर है, थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, ये तो होगी क्लिनिकल फाइंडिंग। लेकिन ये आप कर लेंगे क्योंकि ये आ जाती है ज़्यादा एससीक्यू में। लैब डायग्नोस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैब डायग्नोस आप किस तरह डायग्नोस करेंगे उसे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और पांचवा एक इंपॉर्टेंट ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमेशा इसका पेपर में सिनेरियो आया पड़ा, तो यूएचएस के पेपर उठा के देख लो, पेपर में एमसीक्यू क्लास में आया पड़ा होता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द ट्यूबरकुलिन टेस्ट एंड व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये हम करते हैं। सो डिटेल में जाएं अगर, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल में डिफरेंस होता है। वैसे इसकी यूजुअली शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ मिलती होती है, लेकिन शेप तो मिलती है, लेकिन इसकी बाहर जो सेल वॉल है वो मिलके बनी होती है माइकोलिक एसिड। अब माइकोलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इसे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई वो होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब स्टेनिंग पे वो कार्बोल फिश रिमूव नहीं कर पाते, डीकलराइजेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाता, इसलिए इसमें एलजे मीडियम पे ग्रोथ करते हैं, नॉर्मल कल्चर मीडियम पे ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। माइकोलिक एसिड इसकी इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है सेल वॉल का, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं, लेकिन माइकोलिक एसिड इसे डिफ्रेंशिएट करता है विद अदर्स बैक्टीरिया, और इसी वजह से एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। अच्छा, एक और भी बात यार, नोकार्डिया एक ऐसी स्पीशी है, ठीक है, एक्टिनोमाइसीड्स की फैमिली है। वो भी एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, वो भी एसिड फास्ट, लेकिन वो स्ट्रॉन्गली मतलब नहीं होते एसिड फास्ट बेसिलाई, लेकिन होते जरूर। नोकार्डिया की स्पीशी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा जनरल सा व्यू। अब एसिड फास्ट होते क्या हैं? एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं डीकोलराइजेशन ऑफ द इनिशियल डाइकार्बोल फ्यूजन को। दैट रेजिस्ट डीकोलराइजेशन ऑफ द एसिड फास्ट बिकॉज माइकोलिक एसिड को 25% H2SO4 एथेनॉल में भी डाल दिया, तब भी ये डाइकार्बोल फ्यूजन रिटेन रहेगा। सेल वॉल कंपोनेंट में ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोड लाइक फैक्टर, जो कि ट्री हाइलोस माइकोलेट जो है वो रिलीज करता है, जो कि वायलेंट फैक्टर है इम्यूनिटी। अच्छा, ये हर पेशेंट में नहीं होती टीबी, ये बहुत ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट और लाइक एचआईवी हुई पड़ी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो पड़ा है, इम्यून सिस्टम लो है, तब जाके होती है। अच्छा, इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, और इसे किसी ज़माने में तपे दक भी कहते हैं। अगर आपका पेशेंट आता है, कोई बाबा सा आता है, तो आपको कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कभी दक हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए यार टीबी के पेशेंट में ऐसा होता है, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो टी सेल्स हैं और CD4+ दी सेल्स आर मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव मिलती है, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टाइप 4 सेंसिटिविटी ये कहाँ मिलती है, और फंगाई में भी मिल जाती है, इसके अलावा वायरल में भी मिल जाती है, वायरसेस। ये तो आपका हो गया, तपे तक भी कहते हैं। पैथोजेनेसिस की बात कर ले। पैथोजेनेसिस में यूजुअली कोड लाइक फैक्टर की मैंने आपको बात की थी, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोड लाइक फैक्टर, उसमें एक एंजाइम होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये क्या करता है, हमारे लंग्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक अजीब से लंग्स बना दिए, लेकिन ऐसा होते तो नहीं है। अच्छा, ये हर पेशेंट में नहीं होती है, ऐसे तो हर पेशेंट में, अल्लाह माफ़ करे, हो जाए, रिस्पिरेटरी एरोजल्स के थ्रू होती है, मतलब स्पेसिफिक पेशेंट है, उसे टीबी हुई पड़ी है, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट कोई और है, उससे वहाँ से ट्रांसफर हो सकती है, हर पेशेंट में नहीं होती। इस तरह तो गुलाब देवी निश्तर में जो भी पेशेंट पड़े हुए हैं, वहाँ पे तो जो वर्कर्स हैं उन्हें सबको हो जाए टीबी। तो इसमें तो ये पैथोजेनेसिस में ये आ गया कि रिस्पिरेटरी एरोजल्स के थ्रू आती है, कोड लाइक फैक्टर होता है इसमें। अच्छा, ये लंग्स में तो आ गई, लंग्स में आगे क्या करती है, लंग्स में पड़े होते हैं मैक्रोफेजेस।
मतलब रेटिको एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, ये मैक्रोफेज है पूरे का पूरा, ठीक है। इसके अंदर पड़े होते हैं फेगोसोम्स, फेगोसोम्स के अंदर आके ये घुस जाती है, ठीक है। और यहाँ पड़े होते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स की फ्यूजन को भी रोक देती है ये, ताकि लाइसोसोम्स ये काम करते हैं ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि इसे किल कर सकते हो। लेकिन ये क्या करती है कि रेस्पिरेटरी एरोसोल्स के थ्रू आई, मैक्रोफेजेस के अंदर आई, फेगोसोम में घुसकर वहां पर जाके इसने इन्फेक्शन काज करना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ पे ग्रोथ भी अपनी जनरेट स्टार्ट कर दी, और साथ ही इसे इनहिबिट करना शुरू कर दिया लाइसोसोम्स को, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोड्यूस ना हो और हम किल ना हो सकें, ठीक है ना। ये टीबी का काम है। और हाँ, इसमें नो एक्सोटोक्सिन और नो एंडोटोक्सिन, कोई एक्सोटोक्सिन नहीं होता है, कोई एंडोटोक्सिन नहीं होता। आएगा ना उसमें स्पुटम, कफ वगैरह के साइन एंड सिम्टम शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमने कुछ और चीज़ें करनी, हाँ हमारे पास हम वार्ड वगैरह में जाएंगे तो टीबी के जो पेशेंट होंगे वहाँ पे जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं फिनोलिक, ये बात हमेशा याद रखना। और जो वायरस वगैरह है ना, उनके लिए हम करते हैं HOCl, जिसे हम कहते हैं ब्लीच वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, टीबी वाले पेशेंट में फिनोल यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट, पता होना चाहिए यार, आपने आगे डॉक्टर बन रहे हो तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। पैथोजेनेसिस की तो बात कर ली हमने, ये लंग्स बन गए, मतलब अजीब सी लंग बन लेंगे, खैर गुजारा कीजिएगा। इसमें इनिशियल लीजन्स होती हैं, लोअर एरियाज में लीजन्स होती हैं, ऊपर नहीं होती, नीचे होती हैं, ठीक है। लोअर एरियाज होता है लंग्स में होती हैं, और हील हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। अच्छा, ये डिजीज़ अगर प्रोग्रेस करी ना तो अपर लीजन स्टार्ट हो जाती है, और अगर ये ब्लड के अंदर चली जाए ना तो बैक्टीरिया वाइडली स्प्रेड इन द ब्लड कॉल्ड माइलोरी ट्यूबरकुलोसिस, माइलोरी ट्यूबरकुलोसिस कह देते हैं, ये बात याद रखना। लेविंसन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत नंबर आ जाएंगे इसमें। माइलोरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया वाइडली स्प्रेड इन द ब्लड कॉल्ड माइलोरी ट्यूबरकुलोसिस, अब ब्लड में चलेगी, ठीक है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम भी चलेगी जाएगी, तो जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाएगी तो हम कहेंगे लिम्फेटिक हेमोलोजिनस स्प्रेड, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स में चलेगी, साइन में सिम्टम शो हो गए, कफ, स्पुटम वगैरह। स्कैंडी लीजन, अब प्राइमरी लीजन की तो मैंने बात कर दी थी, जहाँ पे लीजन होती हैं स्कैंडी अपर वाले एरिया में होती हैं, स्कैंडी हो गई है, प्राइमरी हो गई, ठीक है। और बता दिया मैंने, प्रोग्रेसिव टू सीवियर डिजीज हो जाती है, माइलोरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है अगर ब्लड में चली जाए, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती है। अच्छा, ये हमारे ब्रेन में भी चली जाती है। और पोर्ट्स डिजीज भी इसका नेम है, हमारी किडनी पे भी अटैक करती है, और इनफर्टिलिटी भी काज करती है ब्रेन में, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस काज करती है ये, ठीक है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। लेकिन अब इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है विद अदर मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में। अब फॉर एग्जांपल इसमें लिम्फोसाइट्स जो है ना वो बड़े होंगे और ग्लूकोज जो है ना वो कम होगा, और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में, टीबी वाले पेशेंट में। और अगर किसी और बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो रही है तो उसमें क्या होगा कि जो होंगे ना लिम्फोसाइट्स वो नहीं होंगे, उसमें न्यूट्रोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स बड़े होंगे और साथ ग्लूकोज कम होगा। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स बड़े होते हैं और ग्लूकोज कम होता है, और दूसरे बैक्टीरिया में ये होता है न्यूट्रोफिल बड़े होते हैं, ग्लूकोज कम होता है। और अगर वायरस हो तो उसमें क्या होता है, उसमें लिम्फोसाइट्स बड़े होते हैं और ग्लूकोज नॉर्मल होता है। ये बातें याद रखने वाली हैं यार, अगर याद रख लें आप तो। दूसरा यार, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, और दूसरा शेयर कर दिया करें, आपको अच्छा लगता है। किडनी में अगर टीबी हो जाए ना, फॉर एग्जांपल हम बात करें बाकी जगह में टीबी जो हुई पड़ी है, डिफ्रेंशिएट किया CSF में, अगर हम CSF लेते हैं तो टीबी जो है वो किस तरह के लिम्फोसाइट्स, ग्लूकोज वगैरह कम होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। किडनी टीबी में क्या होता है कि स्टीराइल पायरियूरिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये फाइनल ईयर तक भी ये जान ही छोड़ेगी आपकी, तो आप याद रख लें। इसमें क्या होता है कि इसमें यूरिन में पस सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना, और इसे नॉर्मली हम ग्रो नहीं कर सकते। अब देखिए, हम ब्लड एगार पे, कल्चर मीडिया पे ग्रोथ नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशलाइज मीडियम है, LJ मीडियम, लोविंस्टन जॉनसन मीडियम इसका नेम है, ठीक है। और बस LJ मीडियम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है।